हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की सिविक्स चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि राजनीतिक पार्टीज। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल होता है। ठीक है, जैसे कि 9th में हमने पढ़ा था कि जो पॉलिटिकल पार्टी ने किस तरीके से डेमोक्रेसी के उदय में मदद की थी, फॉर्मेशन किया था कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का, उनका जो किस तरीके का रोल था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टी ने जो किस तरीके से गवर्नमेंट बनती है, किस तरीके से गवर्नमेंट वर्क करती है। ठीक है ना, अब इस चैप्टर में हम पॉलिटिकल पार्टी को एक फेडरल शेयरिंग का व्हीकल के तौर पे देखेंगे। ठीक है, किस तरीके से ये नेगोशिएटर का रोल प्ले करेगी सोशल डिवीजन में, ये सब देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों है, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए डेमोक्रेसी में। तो यही सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज की क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नाउ जो पॉलिटिकल पार्टी होता है वो कहीं ना कहीं बहुत इजीली दिखता है इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, political parties are easily one of the most visible institution in a democracy. For most ordinary citizen, democracy is equal to political party. तो जो एक नॉर्मल आदमी होता है उसके लिए जो पॉलिटिकल पार्टी है वो डेमोक्रेसी के बराबर है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं तो उसको लगता है कि हम डेमोक्रेसी की बात करें। ठीक है, तो बहुत कॉमन और जो लोगों दिखता है, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में पॉलिटिकल पार्टीज ही आते हैं। तो फॉर ऑर्डिनरी पीपल पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी के ही बराबर का। अगर हम रिमोट एरिया में जाते हैं, ठीक है, अगर हम अपनी कंट्री के रिमोट एरिया में जाते हैं जहाँ पर लेस एजुकेटेड जो सिटीजन होते, कम पढ़े लिखे जो सिटीजन्स होते हैं, उनसे बात करते हैं तो हमको ये पता चलता है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ नहीं पता होता, उनको ये नहीं मालूम होता कि नेचर किस तरीके से काम करता है। बट चांसेस आर दैट दे वुड नो समथिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्टी। बट उनको ये ज़रूर पता होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, उनका काम क्या होता है, मतलब ये सब चीज़ बात उनको ये नहीं मालूम होता कि संविधान क्या है, मतलब किस तरीके से गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन उनको ये ज़रूर पता होता है कि हाँ, कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, राजनीतिक पार्टीज, राजनीतिक दल क्या होता है। ठीक, एट द सेम टाइम द विजिबिलिटी डज नॉट मीन्स पॉपुलैरिटी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी पॉपुलर है या वो टर्म पॉलिटिकल टर्म पॉपुलर है। most people tend to be very critical of political parties. They tend to blame parties for all that is wrong with our democracy and our political life. Parties have become identified with social and political division. तो जो ज़्यादातर लोग होते हैं ना वो पॉलिटिकल पार्टीज की आलोचना करते हैं। उनको ये लगता है कि जो भी हमारे डेमोक्रेसी में, जो भी हमारे लोकतंत्र में गलत हो रहा है उसकी जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी है। हमारी जो राजनीतिक जिंदगी में जो गलत हो रहा है उसकी जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी है। तो जो पार्टीज होती हैं उसको कहीं ना कहीं सोशल और पॉलिटिकल डिवीजन के समान पहचाना जाता है। पॉलिटिकल पार्टी सोशल और पॉलिटिकल विभाजन की पहचान ही बन चुका है। Therefore, it is natural to ask, do we need a political party at all? तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम ये पूछें कि क्या हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है। मतलब लगभग 100 साल पहले यहाँ पर कुछ कंट्रियाँ थी पूरी दुनिया में जिनकी अपनी एक राजनीतिक पार्टी होती थी। Now there are few that do not have parties. Now अब यहाँ पर कुछ ऐसी कंट्रीज है जिनके पास कोई पार्टीज नहीं है। क्यों नहीं है उनके पास ये पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, हम ये सब चीज़ अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी कुछ लोगों का झुंड है, ठीक है, जो आपस में आती हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं और जीत के जो गवर्नमेंट है उसकी पावर लेती। तो पॉलिटिकल पार्टी जनरल टर्म में ये है कि मतलब कुछ लोगों का झुंड है, कुछ लोगों का ग्रुप है जो साथ में मिलकर इलेक्शन में हिस्सा लेती है और फिर
पावर गवर्नमेंट बनाने के लिए पावर अपने हाथों में लेती हैं, ठीक है। दे एग्री ऑन सेम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी विद ए व्यू टू प्रमोट कलेक्टिव गुड्स। तो ये जो लोग होते हैं ये इस बात से ये कुछ जो पॉलिसीज होते हैं, कुछ जो प्रोग्राम्स होते हैं जो कहीं ना कहीं उनके सामूहिक इंटरेस्ट के को प्रमोट करने के लिए होते हैं। तो ये जो लोग होते हैं जो आपस में जो ग्रुप बनाते हैं वो इस बात से सहमत होते हैं, इस बात से एग्री हो जाते हैं उनकी पॉलिसीज से, उस पर्टिकुलर चीज़ की पार्टीज की पॉलिसीज से, उसके प्रोग्राम से, जो कहीं ना कहीं उनके जो सामूहिक जो गुड है, उनकी जो सामूहिक इच्छा है उसको प्रमोट करती, ठीक है, उससे वो एग्री हो जाते हैं। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यू ऑन व्हाट इज गुड फॉर all parties try to persuade people why these policies are better than other। कभी कभी ऐसा होता है जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ लोग होते हैं वो पार्टीज की कुछ पॉलिसी से सहमत नहीं होते, तो पार्टी का क्या काम होता है, पार्टी का काम होता है कि ऐसे लोगों को अप्रोच करें, उनको मनाए कि ये जो पॉलिसीज है वो बाकी पॉलिसी से, यानी कि ये जो नीति है वो बाकी नीति से क्यों सही है। ये काम होता है पार्टीज का, अपने लोगों को बताना, अपने लोगों को परसुएट करना, उनको समझाना। क्योंकि ऐसा नहीं कि हर पॉलिटिकल पार्टी में हर जो पॉलिटिकल पार्टी का हर सदस्य अपनी पार्टी के हर पॉलिसी से, हर नियम से वाकिफ हो या सहमत हो, नहीं ना। तो ये पार्टी का काम होता है कि वो उन लोगों को जाके समझाए कि ये जो पॉलिसी है ये तुम बाकी पॉलिसी से क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन। तो ये जो पॉलिसीज होती हैं ये इनके जरिए, ये इन पॉलिसी को लागू करके जो पॉपुलर सपोर्ट होता है इलेक्शन जीतने के लिए उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। कुछ जो पॉलिसीज होते हैं जिसको वो लागू करते हैं और जिसके जरिए वो जो इलेक्शन में पॉपुलर सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करते हैं। 10 पार्टी रिफ्लेक्ट्स फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन सोसाइटी। पार्टी आर अबाउट a part of society and thus involve partnership। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं जो पार्टीज होती हैं वो परछाई होती हैं किस चीज की, फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन की। जो हमारे सोसाइटी में फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स होते हैं, पार्टी कहीं ना कहीं उस चीज को रिफ्लेक्ट करती है, उस चीज को दर्शाती है। तो पार्टी अगर ये कहें, पार्टी अगर एक सोसाइटी का हिस्सा है तो वो उसमें पार्टनरशिप को इन्वॉल्व करती है। ऑब्वियसली पार्टी कहीं ना कहीं सोसाइटी का हिस्सा है और इसकी वजह से पार्टी और सोसाइटी के बीच में एक पार्टनरशिप बनती है। 10 पार्टीज नोन एज बाय विच पार्टीज स्टैंड फॉर विच policies it support and those interests uphold। A political party has 3 components। तो पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट होते हैं, उसका लीडर, उसके एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स। नाउ अगर हम फंक्शंस की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती, पॉलिटिकल पार्टीज के क्या फंक्शंस हैं। What does a political party do? Basically, political parties fill political office and exercise political powers। Parties do so by performing a series of function। तो political parties क्या होती है, political parties basically जो political राजनीतिक ऑफिस होती हैं उसको भरती है और जो राजनीतिक पावर होती है उसको एक्सरसाइज करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो पार्टीज का कई काम होते करने के लिए, तो हम इस फंक्शंस को अब पढ़ेंगे। फर्स्ट, पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इन इलेक्शन। ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है पार्टी का कि इलेक्शन में कंटेस्ट करना, इलेक्शन में हिस्सा लेना। इन मोस्ट डेमोक्रेसी इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमॉन्ग द पीपल, अमॉन्ग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टी। ज्यादातर क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो उन कैंडिडेट से लड़ती है जो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होते हैं। पार्टी सेलेक्ट द कैंडिडेट इन डिफरेंट वे। तो पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को कई तरीके से सेलेक्ट करती हैं। जैसे अगर हम यूएससी की बात करते हैं तो यूएससी में जो मेंबर एंड जो सपोर्टर होते हैं वो अपने पार्टी के कैंडिडेट्स को चुनते हैं, ठीक है। और जो यूएसए का जो तरीका है अपने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने का वो अब कई देश फॉलो कर रहे हैं, इस मेथड को कई देश फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पर क्या होता है, कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए मेंबर्स और जो सपोर्टर्स होते हैं पार्टी के वो चुनते कैंडिडेट, और इसी चीज को कई देश फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हमारे भारत में क्या होता है कि बहुत सारी पार्टीज हैं,
तो कैंडिडेट को इलेक्शन के जरिए चुना जाता है, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट, मतलब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो टॉप करती है पॉलिटिकल पार्टी, उसके कैंडिडेट को इलेक्शन के जरिए चुना जाता है। नाउ सेकंड पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। तो हर पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, हर पॉलिटिकल पार्टीज के अपने पॉलिसीज, अपने प्रोग्राम्स होते हैं, तो ये इन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को वोटर्स के सामने रखती है। अब वोटर डिसाइड करते हैं कि उनको किसकी पॉलिसी या प्रोग्राम अच्छे लगे, तो वो उस बेसिस पे अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को चुनते हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी की जो अपनी हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी ओपिनियंस होंगी, अपने विचार होंगे, ठीक है, जो उनके हिसाब से सोसाइटी के लिए सूटेबल है। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच लार्ज वेराइटी ऑफ व्यूज। तो जो कोई भी गवर्नमेंट इतने बड़े व्यूज को हैंडल नहीं कर पाएगी। In democracy, a large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the government. This is what the political parties do. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो सिमिलर तरीके की जो पॉलिसीज होती हैं, सिमिलर तरीके की जो ओपिनियन या विचार होते हैं, उनको एक साथ लाया जाता है, ठीक है। उनको एक साथ लाकर एक डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दिया जाता है, और उस डायरेक्शन के जरिए पॉलिसीज गवर्नमेंट को बनाने, जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है। और ये जो काम होता है, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने का काम जो होता है गवर्नमेंट द्वारा, ये कोई एक पॉलिटिकल पार्टी करती है जो कि चुनी जाती है। ये याद रखिए, जो कि इलेक्ट की जाती है, वो उस पार्टी का काम होता है पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना। ए पार्टी रिड्यूस ए वास्ट multitude of opinion into a basic position which it supports. A government is expected to base its policies on the line taken by the ruling party. तो पार्टी का क्या काम होता है, पार्टी सारे जो व्यूज होते हैं, सारी जो ओपिनियंस होती है, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए यूज करती है। अब ये जो पॉलिसी जो फॉर्मुलेट होती है, ये पार्टी का काम होता है कि पॉलिसी, मतलब एक डायरेक्शन में पॉलिसी फॉर्मुलेट करके, ये पार्टी का काम होता है। अब जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट उस पॉलिसी के बेस पे चलती है जो कि रूलिंग पार्टी कर रही होती है, ठीक है। मतलब और सिंपल में कहें, जो रूलिंग पार्टी होती है वही गवर्नमेंट होती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट से ये उम्मीद करी जाती है कि जो रूलिंग पार्टी की जो पॉलिसीज है वो उसी पे ही चले, ठीक है, उसी को अपने दिमाग में रख के पॉलिसीज फॉर्मुलेट करे, ये गवर्नमेंट का काम होता है। नाउ पॉलिटिकल पार्टी प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर कंट्री। तो पॉलिटिकल पार्टी का तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि वो हमारे देश के लिए कानून बनाए। तो कानून कैसे होता है, पहले कई तरीके से कानून बनाए जाते हैं, उनको लेजिस्लेचर में लाया जाता है, उन कानूनों पे डिबेट होता है, ठीक है, सुनवाई होती है, फिर उन कानूनों को लेजिस्लेशन में पास किया जाता है। सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर बिलोंग टू ए पार्टी, दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडर। तो कई जो कई जो सदस्य होते हैं लेजिस्लेचर के, वो पार्टियों से बिलोंग करते हैं, तो वो अपने फैसले जो पार्टी के लीडर कहते हैं उनके हिसाब से चलते हैं, उनकी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होती है। ज़्यादातर जो लेजिस्लेटर होते हैं उनमें लीडर्स होते हैं, वो जो लेजिस्लेचर में जो मेंबर्स होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने लीडर के अकॉर्डिंग फैसले लेता है, उनकी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होती, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी का जो थर्ड पॉइंट है कि लॉ बनाने में, देश के लिए लॉ कानून बनाने में पॉलिटिकल पार्टी बहुत डिसिसिव रोल प्ले करता है। फोर्थ जो है, पार्टी फॉर्म्स एंड रन गवर्नमेंट। पार्टी बनाता भी है गवर्नमेंट और उसको चलाता भी है। As we noted last year, the big policies decisions are taken by political executive that comes from political parties. तो अगर हम देखा जाए तो जो बड़ी पॉलिसीज होती हैं, जो बड़ी पॉलिसीज डिसीजन बनाने के लिए होती हैं, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव द्वारा ली जाती हैं। अब ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहाँ से आते हैं, ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं ना। जो पार्टीज लीडर होते हैं, पार्टीज लीडर्स को रिक्रूट करती है, उनको ट्रेन करती है,
फिर उनको मिनिस्टर बनाती ताकि वो गवर्नमेंट चला सके जिस हिसाब से वो चाहते हैं। ठीक है, तो पार्टी का काम क्या होता है? लीडर को पहले लीडर को रिक्रूट करना, उनको ट्रेन करना, फिर उनको मिनिस्टर बना के फिर उन गवर्नमेंट चलवाना, फिर उनको ये बताना कि किस हिसाब से गवर्नमेंट चलनी है। ये पार्टीज का काम होता है। फिफ्थ का है कि दोज पार्टी दैट लूजेस इन द इलेक्शन प्ले द अपोजिशन रोल of opposition to the party in a power by voicing different views and criticizing government for its failure or wrong policies. Opposition parties also mobilize opposition to the government. तो फिफ्थ सबसे बड़ा रोल जो होता है कि अगर पार्टी इलेक्शन में हार गई तो वो अपोजिशन का रोल प्ले करने लगती वो पार्टी। और उसका क्या काम होता है? जो पार्टी अपोजिशन में बैठती है उसका काम क्या होता है? जो गवर्नमेंट है, जो पार्टी गवर्नमेंट चला रही है, उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना, उसकी गवर्नमेंट की आलोचना करना, मतलब अगर वो कोई पॉइंट रख रही है, अगर वो कोई पॉलिसीज रख रही है, उस पर आवाज उठाना। ठीक है, अगर गवर्नमेंट कोई गलत चीज कर रही है, उसकी कोई गलत, अगर वो कोई रॉन्ग पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, उस पर आवाज उठाना। तो ये काम होता है उस पार्टी का जो इलेक्शन में हार गई है। और जो पार्टी इलेक्शन में हार जाती है वो क्या करती है? वो अपोजिशन में जाकर बैठती है और उसका काम क्या होता है? गवर्नमेंट पे नजर रखना, रूलिंग पार्टी पे नजर रखना, उसकी हर पॉलिसी अगर गलत है तो उसकी आलोचना करना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो अपोजिशन पार्टी होती है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी अपने अकॉर्डिंग चलाती है। सिक्स्थ है पार्टी शेप्स पब्लिक ओपिनियन। तो पार्टी कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन को भी शेप करती है। कैसे? दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज। मतलब अगर किसी तरीके का अगर जो स्पेशली ये काम उन पार्टीज का होता है जो अपोजिशन पे बैठी है, अगर कंट्री में किसी तरीके का इशू हो गया तो पहले तो उसको वो उठाएंगी, कोई भी केस, कैसे भी इंसिडेंट हो गया, उस इशू को पहले वो उठाएंगी, उसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, हर पार्टी के लाखों सदस्य होते हैं। ठीक है, हर पार्टी के लाखों एक्टिविस्ट होते हैं, जो कार्यकर्ता जो कि पूरे देश में फैले होते हैं ना। अब ये जो कार्यकर्ता क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं प्रेशर डालते हैं। ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में कई जो सोसाइटीज है उन पर प्रेशर डालते हैं, मुद्दों को उछालते हैं, अगर कहीं कुछ हो गया तो उसको उछालते हैं। ठीक है, पार्टी समटाइम ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम फेस बाय द पीपल्स। तो कभी कभी पार्टीज क्या करती, कभी कभी पार्टी इस तरीके के आंदोलन छेड़ देती है कि इस तरीके के आंदोलन छेड़ती है जहां पे जो जनता है किस तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर रही है, उसके सोल्यूशन के लिए पार्टी आंदोलन छेड़ देती है। और जो ओपिनियंस होती हैं सोसाइटी की, किस तरीके की ओपिनियन से पार्टी उसको संविधान में लाने की कोशिश करती है। फिर सेवेंथ है political parties provide people access to government machinery and welfare scheme implemented by the government। तो पार्टी कहीं ना कहीं लोगों को गवर्नमेंट की मशीनरी और वेलफेयर स्कीम्स को असेस करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज इजी टू अप्रोच ए लोकल पार्टी लीडर देन ए गवर्नमेंट ऑफिसर। तो मतलब एक आम जनता वो सीधा जाके गवर्नमेंट ऑफिसर से तो नहीं मिलेगा, तो उसके लिए ये चीज बड़ी आसान हो जाती है कि जो उसके लोकल पार्टी है वो पहले जाके उसको अप्रोच करेगा। और ये जो लोकल पार्टी होती है ये सीधा जाती है मेन पार्टी से, वहां पे जाके वो उस कॉमन आदमी की बात रखती है। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो जनता की डिमांड, जनता की नीड्स को रिस्पॉन्स करती हैं, उनको समझती है और फिर वो चीज सरकार को जाकर देती है। और अगर सरकार उसको पूरी नहीं करती, अगर सरकार उसको रिजेक्ट करती है तो वो उनको ये वादा करती है कि हम नेक्स्ट इलेक्शन में आपकी मांगे पूरी कर देंगे। ठीक है, अब नेसेसिटी, दिस लिस्ट ऑफ फंक्शंस इन ए सीन सेंस आंसर द क्वेश्चन आस्क अबाउट। तो जितने भी फंक्शंस हमने पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो क्वेश्चन है कि व्हाई पार्टी इज नीडेड, इसका जवाब दे रही है। पार्टी वी नीड, हमको पॉलिटिकल पार्टी की इसलिए जरूरत करती है क्योंकि ये सारे फंक्शंस करती है। कौन से फंक्शन करती है? सरकार चलाना, अपोजिशन बनाना, सरकार को बनाना, रन करना, लोगों की प्रॉब्लम सुनना, ठीक है, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना, ये सारी पॉलिटिकल पार्टी का काम है। पर we still need to ask why modern democracy cannot exist without political party। पर हमको ये भी जानने की जरूरत है, हमको इसकी भी जरूरत है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी वो पॉलिटिकल पार्टी के बिना क्यों नहीं रह सकती है। ठीक है, हमको पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत को समझने की जरूरत है।
ठीक है ना। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसीज चेंजेस। तो अगर हर कैंडिडेट जो इलेक्शन में लड़ रहा है वो इंडिपेंडेंट हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना जुड़ा हो, तो क्या होता है, तो ये किसी तरीके का प्रॉमिस नहीं कर सकते गवर्नमेंट से कि वो कोई मेजर चेंज कर दे पॉलिसीज का। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। अब उसको सबको बनाने में टाइम लगेगा। पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है कि जो लीडर कह दे पार्टी का, जो पार्टी का लीडर कह दे पूरे मेंबर्स को वो उसको सुनना है। लेकिन इंडिपेंडेंट, अगर आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ लिए, आप जीत लिए, लेकिन आपकी फिर बात सुनेगा कौन? आप सिंगल हैं, ठीक है। नाउ द गवर्नमेंट में बी फॉर्म बट इट यूटिलिटी विल बी रिमेन एवर अनसर्टेन। गवर्नमेंट तो बन जाएगी पर उसकी जो यूटिलिटी है वो अनिश्चित रहेगी कि भाई वो पूरी हो पाएगी कि नहीं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन लोकेलिटी, but no one will be responsible for how the country will be run। तो अगर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए तो आंसरेबल है कि भाई उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या कर रहा है। लेकिन अगर पूरी कंट्री की बात करें तो वो आंसरेबल कैसे हो पाएगा, वो रिस्पॉन्सिबल कैसे उठा पाएगा, ठीक है। पूरी कंट्री की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाएगा ना, उसके लिए उसको पार्टी की जरूरत पड़ेगी। वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट बाय लुकिंग एट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन इन द पंचायत इन मेनी स्टेट्स। तो अगर हम जो पंचायत एक नॉन पार्टी इलेक्शन वाली होती है, हम कई स्टेटों में जो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन होते हैं पंचायत में, हम अगर उनको देखें तो हम ये चीज सोच सकते हैं। ऑल्दो द पार्टी डू नॉट कंटेस्ट फॉर्मली, इट इज जनरली नोटिस दैट द विलेज गेट स्प्लिट इनटू मोर वन फैक्शन, ईच ऑफ विच पुट अप ए पैनल ऑफ इट्स कैंडिडेट। माना कि जो गांव में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो सीधे तौर पे नहीं इन्वॉल्व होती, पर फिर भी ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं ये गांव वालों को हिस्सों में बांट देती है, ठीक है। और सबके अपने अपने कैंडिडेट्स होते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पार्टी डू। दिस इज द रीजन वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टी इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वेदर दीज कंट्रीज आर बिग और स्मॉल और न्यू और डेवलप्ड और डेवलपिंग। तो इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टी, मतलब इसी काम की वजह से पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत होती है कि हम हर जगह देखते हैं कि हर जगह सिर्फ यही रीजन है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी इनडायरेक्टली सीधे तौर पर भी ना इन्वॉल्व, पर उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि चाहे कंट्री कैसी भी हो पूरे दुनिया में, छोटी हो, बड़ी हो, पुरानी हो, नई हो, डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, आपको हर जगह पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिल जाएगी। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो पॉलिटिकल पार्टी का उदय जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली लिंक करता है किस चीज के लिए, कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है यानी प्रतिनिधित्व जो लोकतंत्र है उसके उदय को डायरेक्टली लिंक करता है राजनीतिक दल से, ठीक है। As we have seen, large society needs representative democracy. As society become a large and complex, they also need some agency to gather different views on various issues and to present these to the government. They need some way to bring various representatives together so that a responsible government should be formed। तो मतलब हमने देखा कि लार्ज जो सोसाइटी होती है उसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जरूरत है। जैसे कि अगर सोसाइटी बड़ी होती जाए, कॉम्प्लेक्स होती जाए, दे ऑल्सो नीड सम एजेंसी, तो उनको भी कुछ ऐसी एजेंसीज की जरूरत होती है जो लोगों के व्यूज, उनके जो इश्यूज हो वो गैदर कर सके, ठीक है, और गवर्नमेंट के सामने उसको पेश कर सके। नाउ दे नीड सम वे टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंट, और इन सब चीज़ों को गैदर करने के लिए लोगों के व्यूज़, उनके विचार, वो किस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उन सबको गैदर करने के लिए उनको ज़रूरत होती है रिप्रेजेंटेटिव की। ना ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये मिल के एक सरकार बनाते हैं, एक गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। They need a mechanism to support or restrain the government make policy। अब उनको एक मैकेनिज्म की जरूरत होती है जो गवर्नमेंट बनाए, पॉलिसीज बनाए
और उन पॉलिसीज को जस्टिफाइड और अपोज कर सके। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इन सब नीडों को फुलफिल करती हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इन सब नीडों को फुलफिल करती है। वी कैन से दैट पार्टी इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ए डेमोक्रेसी। तो हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक बहुत ही ज़रूरत, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है डेमोक्रेसी का। ना हाउ मेनी पार्टीज शुड बी हैव। अब सवाल होता है कि ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज तो जरूरी हैं, क्योंकि बिना पॉलिटिकल पार्टी के सरकार कैसे बनेगी, फॉर्मुलेट कैसे होगी। क्योंकि ये बात याद रखिए अगर इंडिपेंडेंट इंसान सरकार बनाता भी है तो उसको मेजर सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसको हर एक मेंबर को मनाना पड़ेगा। बट अगर वही जो रिप्रेजेंटेटिव एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है तो उसको मेजॉरिटी सपोर्ट करती है। इट्स मीन उसको वो पार्टी सपोर्ट करती है जिस पार्टी का वो मेंबर है। ठीक, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी शुड बी हैव। हमको कितनी पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत हो सकती है। ठीक है, इन डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो कितने भी ग्रुप ऑफ जो सिटीजन्स हैं वो फ्री हैं पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए। अगर हम फॉर्मल सेंस की बात करें, देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन ईच कंट्री। तो हर कंट्री में बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टी की संख्या वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कहीं कहीं तो 750 पार्टीज रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 750 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में। नाउ बट नॉट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर इन द इलेक्शन। पर जो ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो 750 जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये सीरियस कंटेंडर हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही सीरियस है इलेक्शन के जरिए। जो अगर हम बात करें तो कुछ हैंडफुल जो पार्टी होती हैं जो बहुत इफेक्टिव होती है इलेक्शन में, इलेक्शन जीतने में और इलेक्शन सरकार बनाने में, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, ये बहुत ही इफेक्टिव पार्टीज है जो कि इलेक्शन जीतती भी हैं, सरकार बनाती भी है। तो अब सवाल ये उठता है कि कितनी मेजर और इफेक्टिव जो पार्टी हैं वो हमारी लोकतंत्र के लिए जरूर इम्पॉर्टेंट है या बहुत अच्छी है। मतलब हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर डेमोक्रेसी। तो कुछ कंट्री में खाली एक ही पार्टी, कुछ कंट्रियां एक ही पार्टी को अलाउ करती हैं कि वो सरकार बनाए और गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करे ना। कहीं कहीं पे ये जो सिस्टम होता है जहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी को इजाजत होती सरकार बना के गवर्नमेंट बनाने की, उनको कहा जाता है सिंगल पार्टी सिस्टम। ये आपने अपनी क्लास 9th में पढ़ा है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ना। लीगली अगर कानूनी तौर पे बात करें तो पीपल, जो जनता है वो पूरी आज़ाद है पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए। बट ऐसा होता नहीं, क्यों? जो इलेक्टोरल सिस्टम होता है वो इस चीज़ को इजाज़त नहीं देता है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, जो फ्री कंपटीशन होता है पावर का, इसकी वो इजाज़त नहीं देता है। तो हम अपने देश में वन पार्टी सिस्टम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वन पार्टी सिस्टम गुड मतलब अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं होता ना, लोगों को उसी पार्टी में से किसी एक को चुनना होता है, इसलिए। नाउ एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट 2 पार्टी टू compete in election and provide a fair chance for the competing party to come to power। तो अगर हम किसी भी डेमोक्रेसी की बात करें मतलब, तो कम से कम 2 पार्टी तो हो इलेक्शन लड़ने के लिए, ताकि जो जनता के अलावा जो दूसरी पार्टी है उसके पास भी फेयर मतलब पूरा फेयर चांस हो कि वो इलेक्शन लड़े और compete करे और सत्ता में आए। ठीक है ना। पर कुछ कंट्रियों में, जो ज़्यादातर कुछ कंट्रियों में 2 पार्टियां भी होती हैं, पर वो टर्म के हिसाब से आती है। ठीक है, इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंज बिटवीन 2 पार्टीज। तो कुछ कंट्रीज में जो पावर्स होती है वो 2 ही पार्टियों के बीच में चेंज होती है। Several other parties may exist, contest election and win a few seats in the national assemblies। कई जो पार्टियां होती हैं वो होती तो हैं, वो एग्जिस्ट भी करती हैं, वो इलेक्शन भी लड़ती हैं, पर कुछ ही सीटें जीतती हैं
नेशनल लेजिस्लेशन। बट जो दो मेन जो पार्टियां होती हैं जिनका बहुत ही बड़ा चांस होता है मेजॉरिटी सीट्स जीतने का, वही सरकार बनाती है। तो ये जो पार्टी होती है, ये जो पार्टी सिस्टम होता है जहाँ पे सिर्फ दो मेजर पार्टियां होती हैं जो कि जिनके पास बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सरकार बनाने के, तो इन पार्टी को टू पार्टी सिस्टम कहा जाता है। और ये जो टू पार्टी सिस्टम है ये आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिल जाएंगी। नाउ इसके बाद आता है सेवरल पार्टी कम्पीट फॉर पावर, मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होती है, कई पार्टियां पावर की सत्ता के लिए लड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो से ज़्यादा पार्टियां होती हैं जिनके पास बहुत सारे चांसेस होते हैं सत्ता में आने के लिए। इधर ऑन या तो ये अपनी ताकत के जरिए सत्ता में आती हैं या तो ये दूसरी पार्टी के साथ अलायंस के जरिए सत्ता में आती हैं। ना ये जो पार्टियां होती हैं जहाँ पे दो से ज़्यादा पार्टियों का जीतने की गुंजाइश होती है, इन पार्टियों को कहा जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम। ये मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे भारत में भी मौजूद है। नाउ इस सिस्टम में जो गवर्नमेंट होती है वो कई पार्टियों के एक साथ आने पर बनती है, ठीक है। एक साथ आती हैं तब बनती है। और ये जो जब दो या तीन पार्टी मिलकर जो सरकार बनाती है उनको कहा जाता है कोलिशन गवर्नमेंट। नाउ जब बहुत सारी जो पार्टी होती है मल्टी पार्टी सिस्टम में, जब वो एक साथ हाथ जोड़ती हैं, एक साथ इलेक्शन कंटेस्ट करने के मकसद से और पावर सत्ता में आने के लिए, तो इनको कहा जाता है अलायंस या फ्रंट। जैसे कि इंडिया में बात कर लें, हमारे भारत में 3 मेजर अलायंस हैं, ठीक है। 2004 में पार्लियामेंट्री के इलेक्शन में 3 मेजर अलायंस थे। पहली थी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, दूसरी थी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और तीसरी थी लेफ्ट फ्रंट। ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम है ये बड़ी मैसी होती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये हमारी राजनीति पॉलिटिकल सिस्टम को इंस्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। बट उसी और एट द सेम टाइम ये जो सिस्टम होता है ये अलाउ करता है कई इंटरेस्ट, कई ओपिनियन को एक साथ जोड़ के पॉलिटिकल, मतलब दिस सिस्टम अलाउ ए वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। अब इसमें से कौन सा बेटर है, तो जो बेस्ट आंसर है, परहैप द बेस्ट आंसर टू दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन इज दैट दिस इज नॉट ए वेरी गुड आंसर। तो बेस्ट आंसर है कि ये कोई अच्छा आंसर नहीं है। पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग इन एनी कंट्री कैन चूज, ठीक है। पार्टी सिस्टम ये नहीं कि पार्टी कोई ऐसी चीज नहीं कि कहीं कंट्री में कोई भी चूज कर ले। It involves over a long time depending on the nature of society, its social and regional division, its history of politics and its system of election। तो ये डिपेंड करता है कितने लंबे समय तक है, किस तरीके की सोसाइटी, किस तरीके का सोशल और रीजनल डिवीजन है, क्या हिस्ट्री है पॉलिटिक्स की, किस तरीके का इलेक्शन सिस्टम होता है वहाँ। तो ये सब चीज़ डिसाइड करती है और ये सारी चीज़ डिसाइड करती है कि किस प्रकार की किस प्रकार का पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होना चाहिए ना। इट कैन नॉट बी, ये जो चीज़ है वो आसानी से तो नहीं चेंज हो जाएगी। जो हर जो कंट्री होती है वो जो पार्टी सिस्टम है वो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के बेस पे बनती है। जैसे कि इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ के जो जोग्राफिकल और जो सोशल डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा easily observe नहीं किया, मतलब we can say India has evolved a multi system. It is because the social and political diversity in such a large country is not easily observed by 2 or even 3 party। तो जो political और जो social डाइवर्सिटी है हमारे भारत में वो 1 या 2 पॉलिटिकल पार्टी द्वारा नहीं चलाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज कांग्रेस है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि कांग्रेस पूरे ही भारत में फेमस है। बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी भी, इट्स नॉट कि बीजेपी पूरे ही भारत में फेमस है, कहीं कहीं पे लोकल जो पार्टीज होती है वो अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि तमिलनाडु में बात कर लो, तमिलनाडु में डीएमके का बहुत बड़ा वर्चस्व है। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है। यूपी की बात कर लीजिए, अब यूपी में बीजेपी चलती है, पहले यूपी में मायावती की सरकार चलती थी, ठीक है ना। इस तरीके की जो
अगर पंजाब की बात कर लो, ठीक है, पंजाब, राजस्थान में यहाँ पे जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी है उनका दबदबा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से कई गुना ज़्यादा है। नाउ नेशनल पार्टीज, अब हम पढ़ते हैं नेशनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज क्या होती है? डेमोक्रेसी दैट follow a federal system all over the world tend to have two kinds of political party। तो डेमोक्रेसी है, अगर वो फेडरल सिस्टम फॉलो कर रही पूरी दुनिया में, अगर डेमोक्रेसी फेडरल सिस्टम फॉलो कर रही है तो वहाँ पे दो तरीके की पॉलिटिकल पार्टी निकल के आती। पहली, पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट एंड पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट ऑफ फेडरेशन। पहली जो होती, जो पार्टी सिर्फ एक ही खाली एक ही फेडरल यूनिट में प्रेजेंट होती है, और दूसरी होती पार्टी जो हर यूनिट में प्रेजेंट होती, ठीक है। तो यही केस भारत का भी है। देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज। तो हमारे देश में क्या है, कुछ जो पार्टीज हैं वो नेशनल पार्टीज कहलाती हैं। तो ये जो पार्टी होती है ये हर स्टेट, मतलब जितने भी स्टेट्स हैं भारत में, इन पार्टीज का अपना एक यूनिट होता है, ठीक है। बट बाय एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसी। अगर बात करें तो ये जितनी भी यूनिट है, मतलब हर स्टेट में इन नेशनल पार्टीज की अपनी यूनिट होती है, और ये जो नेशनल पार्टी की जो ये अपनी यूनिट है, इनकी सेम पॉलिसीज होती है, प्रोग्राम्स होते हैं और स्ट्रैटेजीज होती हैं। ये डिसाइड करते हैं इनका कि ये नेशनल लेवल की है ना। तो एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर। तो जितनी भी पार्टियां हमारी कंट्री में, उनको रजिस्टर होना पड़ता है इलेक्शन कमीशन में। Now, while the commission treats all party equally, it offers some special facility to large and established party। मतलब जो इलेक्शन कमीशन है, वैसे तो वो हर पॉलिटिकल पार्टी को इक्वली ट्रीट करता है, ठीक है, बट जो कुछ पार्टीज होती हैं, कुछ बड़ी पार्टीज जो होती हैं, उनको वो स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, ठीक है। दीज पार्टीज आर गिवन ए यूनिक सिंबल। इन पार्टी को ये यूनिक सिंबल देते हैं, मतलब अनोखा सिंबल। Only the official candidate of that party can use that election symbol। तो जो ऑफिशियल कैंडिडेट होते हैं उस पार्टी के, वो ही इस जो यूनिक सिंबल है, इलेक्शन सिंबल है, उसको यूज कर सकते हैं। पार्टी गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस। तो जो पार्टीज होती हैं वो यूनिक सिंबल के प्रिविलेजेस के साथ उनको और भी अदर फैसिलिटीज मिलती हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन द्वारा इसी पर्पस के लिए दी जाती है ना। इसलिए ये जो पार्टीज होती हैं ये कहलाती हैं रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने कुछ क्राइटेरिया लिखे हुए हैं, कितने प्रपोर्शन ऑफ वोट मिलने चाहिए, कितनी सीट्स होनी चाहिए उन पार्टी को, कि ताकि वो एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहलाई जाए। तो इलेक्शन कमीशन के अपने एक क्राइटेरिया, जहाँ पे ये डिसाइड होता है, मतलब कितना वोट उस पार्टी को मिले, कितनी सीट वो पार्टी जीते, जिसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर सके कि उस पार्टी को रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है कि नहीं। तो मतलब जो पार्टी होती है उसको 6% जो होता है वो टोटल वोट एक इलेक्शन में, जो स्टेट का लेजिस्लेटिव इलेक्शन होता है, वहाँ पे उनको कम से कम 6% टोटल वोट इलेक्शन में जीतना होता है। और उनकी जो विनिंग सीट होती है वो 2 होनी चाहिए। एक स्टेट पार्टी बनने के लिए सबसे पहली बात, उनका जो टोटल वोट है, ये समझिए, अगर आप चाहते हैं कि आप स्टेट पार्टी हो, तो मतलब एक पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा मिलने के लिए उसके पास टोटल वोट का कम से कम 6% हो, ठीक है। दूसरा, उसके कम से कम वो 2 सीट जीता हो, ताकि वो एक स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल कर सके, ठीक है। ये याद रखिए, एक स्टेट पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए टोटल वोट का 6% सिक्योर किया हो इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में 6% टोटल वोट का 6% सिक्योर किया हो। दूसरा और सेकंड कंडीशन ये कि एटलीस्ट उसने 2 सीट जीती हो, और ये दो कंडीशन जब फुलफिल हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन उसको एक स्टेट पार्टी का दर्जा देता है,
ठीक है। अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी को मतलब अगर एक पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा चाहिए तो उसके पास कम से कम जो लोकसभा इलेक्शन का जब जो लोकसभा इलेक्शन में जो टोटल वोट्स होते हैं उसका 6% वोट हासिल करना पड़ेगा और दूसरा कम से कम 4 स्टेट्स में 4 सीटें जीतने की जरूरत है लोकसभा इलेक्शन में, तभी उस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है। ठीक है। नाउ according to this classification there were 7 recognized national party in this country in 2019। तो मतलब 2019 में जो ऊपर दिए गए जो दो मेंशन क्लासिफिकेशन के जरिए हमारे देश में उस समय 2019 में 7 ऐसी पार्टी थी जिनको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया था। चलिए पढ़ते हैं इन पार्टी के बारे में एक एक करके। पहली पार्टी थी AITC यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये लॉन्च हुई थी 1 जनवरी 1998 में ममता बनर्जी से की लीडरशिप में। ठीक है। नाउ इसको नेशनल पार्टी का दर्जा 2016 में मिला और इसका जो नेशनल सिंबल था वो फ्लावर और घास है, फूल और घास था। ठीक है। ये ज्यादातर कमिटेड थी सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म को लेकर। नाउ 2011 में ये मतलब हैज बीन इन पावर मतलब 2011 से ये जो पार्टी है मतलब तृणमूल कांग्रेस है ये बांग्लादेश में पावर में। नाम अब इस पार्टी का जो वर्चस्व है इसकी प्रेजेंस है वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी देखी गई है। 2019 के इलेक्शन में इसको 4.7% वोट मिले थे और जहां पर इन्होंने 22 सीट्स जीती थी और इसी के साथ लोकसभा की चौथी लार्जेस्ट पार्टी बनी थी। दूसरी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी यानी कि BSP। ये बनी थी 1984 में कांसी राम की लीडरशिप में। ये रिप्रेजेंट करती है सिक्योर पावर फॉर बहुजन समाज पार्टी विच इंक्लूड मतलब ये कहीं ना कहीं दलित, आदिवासी, OBC और जो रिलीजियस माइनॉरिटी है ये इनको रिप्रेजेंट करती है, इनको प्रोटेक्ट करती है। और इनकी जो इंस्पिरेशन थी इस पार्टी को जो बनाने की इंस्पिरेशन थी ये विचार और ये जो टीचिंग है ये आई साहू महाराज, महात्मा फुले, परियर, रामास्वामी नेकर और बाबा साहब अम्बेडकर के लिए। नाउ ये जो पार्टी खड़ी होती है ये स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट मतलब दलित के वेलफेयर और उनके इंटरेस्ट और दलित और ऑप्रेसिव जो पीपल है उनके वेलफेयर और उनके इंटरेस्ट के लिए इस पार्टी का गठन हुआ है। ये जो पार्टी है ये इसका जो मेन बेस है ये उत्तर प्रदेश में है और थोड़ा सा और जो थोड़ी बहुत जो इसकी प्रेजेंस है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी देखने को मिलती है। ना BSP ने कई बार अपने सपोर्टर की मदद से दूसरी पार्टी की मदद से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। 2019 की लोकसभा में BSP ने 2.63% वोट हासिल किए और 10 सीटें लोकसभा में सिक्योर की। अगर हम भारतीय जनता की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 1918 में बनी थी। ये भारतीय जनसंघ से नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी नाम किया गया और इसकी अगुवाई की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में। नाउ वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया। इनका जो विचार था इनके जो मतलब ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते थे। ना इनकी जो इंस्पिरेशन थी ये हमारे एशियन कल्चर इंस्पायर फ्रॉम ये जो पार्टी थी ये हमारे एशियन कल्चर और वैल्यूज से इंस्पायर हुई थी। नाउ दीनदयाल उपाध्याय आइडिया ऑफ integration, humanism and Antyodaya cultural nationalism is an important element in its conception of Indian nationhood and politics. Want full territorial and political integration. ये जो पार्टी चाहती है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको भारत में शामिल कर लिया जाए, जो यूनिफॉर्म कोड
सिविल कोड जो इन के लिए लिखा गया है, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्सेशन। इट सपोर्ट बेस्ड इंक्रीज सब्सटेंस, इसका जो सपोर्ट बेस है वो 1919 से सब्सटैंशियली इंक्रीज होता गया। पहले ये जो पार्टी थी ये सिर्फ नॉर्थ और वेस्ट में सीमित थी और अर्बन एरिया में सीमित थी। फिर ये पार्टी धीरे धीरे साउथ की तरफ फैली, ईस्ट की तरफ फैली, फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ फैलते हुए रूरल एरिया पे इस पार्टी का हिस्सा गया। फिर ये पार्टी 1998 में सत्ता में आई और अलायंस के जरिए आई, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के जरिए, जिसमें कई रीजनल पार्टी शामिल थी। ये पार्टी सत्ता में आई। फिर 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीट्स हासिल की, 2003 सीट्स हासिल की और करेंटली ये पार्टी रूल्ड कर रही है सेंट्रल में, डीएनए। ठीक है, इसके बाद आती कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई। ये 1921 में बनी थी। इसके जो विचार है मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म से प्रभावित हैं। ठीक है, ये अपोज करती है फोर्स सक्सेशनिज्म और कम्युनलिज्म को, और जो एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज ए मींस ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास। ये इस बात को एक्सेप्ट करती है जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं इस बात पर यकीन करते हैं कि ये कहीं ना कहीं वर्किंग क्लास को प्रमोट करती है, फार्मर और पुअर्स को प्रमोट करती ना। ये पार्टी जब स्प्लिट हुई 1961 में, जब ये पार्टी दो हिस्सों में स्प्लिट हुई तो ये बहुत ही वीक हो गई, कमज़ोर हो गई। जो दूसरी पार्टी थी तब जब स्प्लिट हो गए, जो दूसरी सीपीआई से जो दूसरी पार्टी बनी थी वो सीपीआई एम बनी थी ना। इसका जो प्रेजेंस है वो केरला, इस पार्टी की जो मौजूदगी है वो आप केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु में देख सकते हैं। इसका जो सपोर्ट बेस है वो साल दर साल गिरता ही चला जा रहा है। इस सीपीआई ने 2019 की लोकसभा में 2 सीटें जीती थी और 1% से भी लेस वोट हासिल किया था। ये पार्टी एडवोकेट्स द कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल लेफ्ट पार्टीज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट। तो ये पार्टी इस बात को एडवोकेट करती है कि जितनी भी लेफ्ट पार्टी हैं वो वापस एक साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट बनने की तैयारी करें ना। इसके बाद आता है सीपीआई एम यानी कि अगेन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये जो पार्टी थी ये 1964 में बनी थी। ये पार्टी जब सीपीआई से अलग हो गई थी तब बनी थी। ये पार्टी भी सेम सीपीआई की तरह मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म में बिलीव करती है। ठीक है, ये भी इस पार्टी का भी सेम फंडामेंटल है कि ये भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन को एक्सेप्ट करती है। ये समझती है कि डेमोक्रेटिक यूजफुल और हेल्पफुल है हमारे जो सोशो इकोनॉमिक जस्टिस को ऑब्जेक्टिव जो अचीव करने का जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए। इस पार्टी का जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वेस्ट बंगाल में है, केरला में है, त्रिपुरा में है। ये सबसे ज़्यादा फेमस है। गरीब जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, गरीब हैं, जो फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबर है, उनके बीच में इस पार्टी की अपनी पैठ है ना। ये जो पार्टी है 2019 के लोकसभा में इस पार्टी ने विदाउट एनी ब्रेक 24 ईयर्स तक इस पार्टी ने वेस्ट बंगाल में रूल किया। और 2019 के जो लोकसभा इलेक्शन थे इस पार्टी ने 1.71% वोट हासिल किए और 3 सीट्स जीती। अब सबसे बड़ी पार्टी की बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इस पार्टी को कांग्रेस पार्टी भी कहा जाता है। ये सबसे पुरानी पार्टी है पूरे दुनिया में, ये सबसे पुरानी पार्टी है। ठीक है, ये पार्टी बनी थी 1985 में और इसने कई तरीके के विभाजन एक्सपीरियंस किए हैं अपनी ही पार्टी के अंदर। इस पार्टी ने कहीं ना कहीं इंडिया के पॉलिटिक्स में बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले किया है, नेशनल और स्टेट दोनों लेवल पे। ठीक है, ये पार्टी जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने की जुगाड़ में थी, ऐसे कह सकते हैं। जो रूलिंग पार्टी एट द सेंटर इस पार्टी ने टिल 1977 तक रूलिंग पार्टी बनी रही। उसके बाद 1918 से 1989 में सरकार बनाई। फिर 1989 के बाद ये जो पार्टी है ये कहीं ना कहीं इसका जो सपोर्ट है कहीं ना कहीं
डिक्लाइन होता चला गया। ठीक, नाउ a centrist party in its ideology orientation, the party espoused secularism and favor of weaker section and minorities. The NIC support new economic reform बट विद द ह्यूमन फेस। जो NIC पार्टी, जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है, वो न्यू इकोनॉमिक पार्टी रिफॉर्म को सपोर्ट करती है। ठीक है, ये जो पार्टी थी लीडर ऑफ इस पार्टी ने यूपीए गवर्नमेंट बनाई 2004 से लेकर 2019 तक, लेकिन 2019 के इलेक्शन में इस पार्टी ने सिर्फ 19.5% वोट हासिल किए और 72% सीट जीती। इसके बाद आता है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अगेन जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी थी ये बनी थी 1999 में, ये कांग्रेस पार्टी से अलग होकर बनी थी। ठीक है, इसके जो विचार थे वो गांधीनियम, सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, सोशलिस्ट और फेडरलिज्म से प्रभावित थे। ये want that high office in government to confine to natural born citizen of the citizens। जो मेजॉरिटी ये जो पार्टी है, इस मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र हैज अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस। इस पार्टी का जो सबसे बड़ा जो मौजूदगी है वो महाराष्ट्र में देखी जाती है। इसके बाद इसकी जो मौजूदगी है मेघालय, मणिपुर और असम में भी देखी जाती है। ये जो पार्टी कोलिशन पार्टनर के साथ महाराष्ट्र में बनी थी, ठीक है, अलायंस के साथ। इसके बाद 2004 में ये पार्टी यूपीए पार्टी का मेंबर बनी। 2019 के लोकसभा में इस पार्टी ने 1.4% वोट जीते और 5% सीट हासिल की। ना इसके बाद बात करते हैं स्टेट्स पार्टी की। नाउ स्टेट्स पार्टी, other than these 7 parties, most of the major parties of the countries are classified at the election commission as state party। मतलब इन 7 पार्टीज के अलावा बाकी जितनी भी पार्टीज हैं उनको स्टेट्स पार्टी कहलाया जाता है। नाउ दीज आर कॉमनली रेफर टू अ रीजनल पार्टी। ये जो पार्टी है इनको ज़्यादा रीजनल पार्टी भी कहा जाता है और लोकल पार्टी भी कहा जाता है। बट ये जो पार्टीज हैं ये रीजनल नहीं है, अपने आइडियोलॉजी और आउटलुक को लेकर ये रीजनल नहीं है। कुछ पार्टीज जो हैं वो ऑल इंडिया में है, मतलब ऑल इंडिया पार्टीज हैं, मतलब happen to have succeeded on ऑल इंडिया पार्टी, मतलब कुछ कुछ हिस्सों में, कुछ स्टेट्स में ये पार्टी सक्सेस हुई है। जैसे समाजवादी पार्टी होगी, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी होगी। ये नेशनल पॉलिटिकल, जो नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद, मतलब इनकी अपनी ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल लेवल पे। और जो कुछ पार्टी जैसे बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्रीय संधि आर कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी। तो ये जो पार्टी ये अपनी स्टेट आइडेंटिटी से वेरी कॉन्शियस है। ठीक है, और जैसे समाजवादी पार्टी होगी, राष्ट्रीय जनता दल है, ये अपनी नेशनल लेवल की आइडेंटिटी ही बरकरार रखना चाहते हैं कि मतलब ये एक ही स्टेट पे इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है वो नेशनल लेवल पे भी इलेक्शन लड़ते हैं, यानी एक से ज़्यादा स्टेट्स पे ये जो पार्टियां हैं ये इलेक्शंस लड़ती हैं। ठीक है, ओवर द लास्ट 3 decades the number and strength of these parties have expanded। अगर पिछले 3 दशक की बात करें तो जो स्टेट पार्टी का जो नंबर है, जो संख्या है, वो बढ़ती ही चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। तो कहीं ना कहीं इसने हमारे जो संसद है उसको ज़्यादा ही इंडियन पॉलिटिकल डाइवर्स कर दी, ज़्यादा ही भिन्न कर दिया। नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर ऑन इट्स ओन मेजोरिटी इन द लोकसभा अंटिल 2014। मतलब 2014 तक के बाद से कोई भी सिंगल नेशनल पार्टी जो है वो लोकसभा में मेजॉरिटी सिक्योर नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी स्टेट्स पार्टियां हैं। एज ए रिजल्ट द नेशनल पार्टीज आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस विद स्टेट पार्टी। इसका नतीजा क्या हुआ? जो नेशनल पार्टीज हैं उनको मजबूर होना पड़ रहा है स्टेट पार्टीज के साथ अलायंस करने के लिए, यानी संधि बनाने के लिए। नाउ सिंस 1996 nearly every one of the state party has got an opportunity to be part of one or other national level coalition। तो 1996 के बाद
मतलब जितनी भी स्टेट्स पार्टियां हैं उनके पास इस बात की अपॉर्चुनिटी रही, वो कभी ना कभी किसी एक नेशनल पार्टी का हिस्सा कोलिशन मतलब नेशनल लेवल पे किसी एक गवर्नमेंट के मतलब किसी एक नेशनल पार्टी के साथ कोलिशन में गवर्नमेंट बनाई है। दिस हैज कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ फेडरलिज्म डेमोक्रेसी इन आवर सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं इस चीज ने मतलब हमारी जो फेडरलिज्म सिस्टम है और डेमोक्रेसी सिस्टम है हमारे इंडिया में, उसको स्ट्रेंथ किया, उसको मजबूत किया। नाउ as you can see there are number of political party exist in our country। ठीक है, हम ये चीज नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टी। ना पॉलिटिकल पार्टीज के क्या चैलेंजेस हैं ना, हमने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी चलाने के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का एक विजिबल फेस है, वो चेहरा जो दिखता है ना। तो इस जाहिर सी बात है, जो जनता है वो डेमोक्रेसी को दोष नहीं देती है। वो अगर कोई चीज गलत हो रही है, कोई वो हो रहा है, तो वो सीधा पॉलिटिकल पार्टी को ही दोष देती है कि पॉलिटिकल पार्टी ही बेकार है। मतलब पूरे दुनिया में देखा जाए तो लोग हैं वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मतलब जब पॉलिटिकल पार्टी फेल हो जाती है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब सेटिस्फाइड नहीं होते कि भाई इस पॉलिटिकल पार्टी ने बड़ा गंदा मतलब ठीक से काम नहीं कर पाई है। यही कहा जाता है कि अगर कोई पार्टी फेल हो जाती है तो लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो फिर पॉलिटिकल पार्टी की आलोचना करना शुरू कर देते हैं। As you can see in this picture, मतलब पॉलिटिकल पार्टी कहीं कुछ नहीं, वो है ना। Popular dissatisfaction and criticism has focused on four problem areas in the working of political parties। तो मतलब वो चार ऐसे प्रॉब्लमेटिक एरिया है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज वर्क करती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी नीड्स टू फेस एंड ओवरकम दीज चैलेंजेस इन ऑर्डर टू रिमेन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तो अगर डेमोक्रेसी का एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट बने रहना है तो पॉलिटिकल पार्टी को ये जो चैलेंजेस हैं उनसे ओवरकम करने की जरूरत है, उनसे उबरने की जरूरत है। तो पहला चैलेंज है इंटरनल डेमोक्रेसी का, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पॉलिटिकल पार्टी। तो पहली बात, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आपस में ही लड़ती है, अपने ही मेंबर्स के बीच में उनकी खचापिची होती रहती लड़ाई। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टी टुवर्ड्स द concentration of power in one or few leaders at the top. Parties do not keep membership registered, do not hold organization meeting, do not conduct internal election regularly. Ordinary member of the party do not get sufficient information on what happened inside the party। तो मतलब जो ज़्यादातर जो आपस में जो झगड़ा होता है पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर के बीच में, सबसे बड़ी बात पहले पॉलिटिकल पार्टीज को उनसे उभरने की जरूरत है। पार्टीज मीटिंग नहीं रखती है, मेंबर को रजिस्टर नहीं कर मेंबरशिप रजिस्टर नहीं करती, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग नहीं करती, इंटरनल इलेक्शन नहीं कंडक्ट करती है। तो इससे क्या होता है, जो आम मेंबर्स होते, जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते, उनको सफिशिएंट मतलब उनको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि भाई पार्टी के अंदर हो क्या रहा है। तो मतलब दे डू नॉट हैव द मीन्स और द कनेक्शन नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। तो उनके पास कोई जरिया नहीं होता, उनके पास कोई कनेक्शन नहीं होता कि किस तरीके के फैसले उसको प्रभावित कर सकें। तो इसका नतीजा क्या होता है, द लीडर्स अज्यूम ग्रेटर पावर। तो इसका नतीजा क्या होता है, तो जब मेंबर्स अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे, अपने डिसीजन नहीं बता पा रहे, तो जो लीडर होता है उन पार्टी के, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर हो जाती है। वो जो फैसला लेता है पार्टी के नाम पे, लोग पार्टी के मेंबर्स को उनको मानना पड़ता है। सिंस वन और फ्यू लीडर एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर इन द पार्टी, दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप फाइंड्स इट डिफिकल्ट। तो या तो एक दो लीडर जो होते हैं वो उनके पास बहुत इतनी पावर होती है पार्टी में कि जो लोग डिसएग्री करते हैं उनके लीडरशिप से, उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि उस पार्टी में कंटिन्यू करना। और जो लॉयल होते हैं प्रिंसिपल और पॉलिसी, पार्टी की प्रिंसिपल और पॉलिसीज को लेके, उनकी जो पर्सनल लॉयल्टी होती है लीडर की तरफ, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। सेकेंड चैलेंज है वो है डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। मतलब
सेकंड जो चैलेंज है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट फर्स्ट वन से रिलेटेड है। सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शन, देयर आर वेरी फ्यू वे फॉर एन ऑर्डिनरी वर्किंग टू रेज टू द टॉप इन द पार्टी। तो मतलब एक मतलब बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टी वो ओपन प्रैक्टिस नहीं करती हैं, मतलब अपना सक्सेशन चुनने के लिए, अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए वो ओपन प्रैक्टिस नहीं करती, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती प्रोसीजर में कि किस तरीके का प्रोसीजर हो रहा है कि एक पार्टी का सक्सेसर या उत्तराधिकारी चुना जा रहा है। तो इससे क्या होता है ना, जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर्स काम करते हैं पार्टी के लिए, उनके पास कोई चांस नहीं होता कि वो ऊपर उठ सके। Those who happen to be leader are in a position of an unfair advantage to favor people close to them or even their family member। तो जो सबसे लीडरशिप पोजीशन में होते हैं, जो टॉप पोजीशन में होते हैं, उनके पास ये फायदा होता है कि जो लोग उनको फेवर कर रहे हैं, जो लोग उस लीडर के करीब है, वो क्या करता है लीडर, वो उन्हीं या तो वो अपने क्लोज मेंबर, क्लोज वन को, करीबी इंसान को पार्टी का उत्तराधिकारी बनाता है, या तो अपने फैमिली सदस्य का, फैमिली के जो सदस्य उनको पार्टी का उत्तराधिकारी बनाते हैं। ठीक है, कई पार्टियों में जो टॉप पोजीशन होती है वो ज्यादातर फैमिली मेंबर्स द्वारा ही कंट्रोल की जाती है, एक ही परिवार के लोगों द्वारा कंट्रोल की जाती है। जैसे कि कांग्रेस की बात कर लें, अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में सिर्फ जो गांधीयंस जो हैं वो ही उसको रूल्ड करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उसको चलाते हैं। मतलब वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज कांग्रेस। ठीक है, नाउ दिस इज अनफेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ द पार्टी। नाउ यही चीज जो बाकी जो मेंबर्स होते हैं पार्टी के लिए, उनके अनफेयर है, क्योंकि उनको तो कभी मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि जब पार्टी परिवारवादी पे चल रही है तो जो अदर जो मेंबर्स हैं वो कैसे उत्तराधिकारी बनेंगे उस पार्टी के लिए। कहीं ना कहीं चीज ये हमारी लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि since people do not have adequate experience or popular support to occupy position, क्योंकि जो उस पोजीशन पे आता है, उत्तराधिकारी वाले पोजीशन पे आता है, उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसको सपोर्ट नहीं मिलता है। ठीक है, उस पोजीशन के लिए। now this tendency is present in some measure all over the world including one of the older democracy। तो ये जो टेंडेंसी है, मतलब अपने करीबियों को उत्तराधिकारी बनाना, अपने फैमिली मेंबर्स द्वारा ही पार्टी चलाना, ये लगभग पूरी दुनिया में है। और जो सबसे ज्यादा ये पुरानी जो लोकतंत्र है उसमें पाई जाती है। थर्ड चैलेंज है इसका है पैसा और मसल पावर इन पार्टीज, मतलब ज्यादातर इलेक्शन के टाइम। सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शन, तो पार्टी का जो फोकस होता है वो ज्यादातर इलेक्शन जीतने में होता है। ठीक है, तो क्या करती है, वो शॉर्टकट अपनाती है इलेक्शन जीतने के लिए। ठीक है, ये ऐसे लोगों को नॉमिनेट करती है जो उनके लिए ज़्यादा पैसा उगाता हो, ज़्यादा पैसा लाता हो, यानी कि रिच पीपल, कंपनीज जो उनको फंड देती हैं, पार्टीज को फंड देती हैं, और फिर ये पार्टी उनके फंड के जरिए अपनी पॉलिसीज को, अपनी पार्टी के डिसीजन को चेंज करने की कोशिश करती है। मतलब कुछ केसेस में क्या होता है, पार्टी कभी कभी जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको भी सपोर्ट कर देती है, ऐसे क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट करती है जो उनको इलेक्शन जीतने में मदद करा सके। तो इसी चीज के लिए कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में जो लोकतंत्र हैं, जो डेमोक्रेट्स हैं, वो चिंतित हैं कि भाई अगर इस तरीके से अमीर लोगों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का डेमोक्रेटिक पार्टी में अपना ही योगदान रहेगा तो कैसे चलेगा, मतलब देश कैसे चलेगा। तीसरा चैलेंज है मीनिंगफुल चॉइस। मतलब पार्टी जो है जनता को मीनिंगफुल चॉइस नहीं देती। अगर पार्टी 2 क्रिमिनल खड़े कर दे तो जनता को उन दोनों क्रिमिनल्स में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। That's what they wanted to say। अभी जल्द में ही there has been a decline in the ideology difference among parties and in most of the world। For example, difference between the Labour Party and Conservative Party in Britain is very little। अब क्या, जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, क्योंकि लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो पॉलिसीज हैं, जो स्ट्रैटेजीज है वो सेम हो गए। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि अब जो ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी और जो कंजर्वेटिव पार्टी है उनके बीच का अंतर बहुत कम हो गया। अब लगभग वो अब मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट पे एग्री होने लगे, बट उनकी जो पॉलिसीज है वो थोड़ी बहुत अलग हैं। इन हमारी कंट्री की बात करें, द डिफरेंस अमॉन्ग ऑल द मेजर पार्टीज ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव रिड्यूस्ड। अगर जो हमारी कंट्रीज की बात करें तो जो डिफरेंस है
इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेके जो मेजर पार्टी में जो डिफरेंस था वो घट गया है। Those who want really different policies have no option available to them. तो जो वाकई बहुत बड़ा अंतर चाहते हैं पॉलिसीज में, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा है कि वो भाई चुन सके, मतलब क्योंकि ऑप्शन ही घटते जा रहे हैं। सम पीपल कैन नॉट इवन इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर्स ईदर बिकॉज द सेम सेट ऑफ लीडर केप्ट शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। तो कुछ पीपल तो इलेक्ट ही नहीं करते, क्यों? क्योंकि सेम ही जो लीडर होते हैं वो एक पार्टी से लेकर दूसरी पार्टी में शिफ्ट होते रहते हैं, तो वो चुने किसे? ठीक है। Now, how can party be reformed? पार्टी को रिफॉर्म्ड कैसे किया जाता है? In order to face these challenges, political party needs to be reformed. मतलब ऊपर जो 4 चैलेंजेस दिए थे, मनी था, वंशवाद था, फिर उसके बाद इंटरनल पॉलिटिक्स थी, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, पॉलिसीज में कोई अंतर नहीं लगे। अब इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमें पॉलिटिकल रिवाइव करने की, रिफॉर्म करने की जरूरत है। दिस क्वेश्चन इज, आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंगली टू रिफॉर्म? क्या पॉलिटिकल पार्टी अपनी मर्जी से रिफॉर्म होंगी? दे आर विलिंगली, व्हाट हैज प्रिवेंट देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग इट सो फार? इफ दे आर नॉट विलिंगली, इट इज पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म। मतलब अगर वो अपनी मर्जी से रिफॉर्म नहीं होना चाहती, तो क्या हम उनको मजबूर करें कि वो रिफॉर्म हो? सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दिस क्वेश्चन। मतलब जितनी भी जनता है पूरी दुनिया में, वो इसी तरीके के क्वेश्चन को फेस करे। दिस इज नॉट ए सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। तो ये कोई आसान क्वेश्चन नहीं है कि इसका आंसर दे रहे हैं। तो जो डेमोक्रेसी है, जो फाइनल डिसीजन है, जो लीडर द्वारा लिया जाता है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, वो ही लीडर फाइनल डिसीजन लेता है। तो पीपल क्या है, वो उनको रिप्लेस कर सकते हैं, पर किससे? अनदर सेट ऑफ पार्टी से, राइट। लीडर इफ अनदर सेट ऑफ दूसरी पार्टी के लीडरशिप से रिप्लेस कर सकते हैं। इफ ऑल ऑफ देम डू नॉट विश टू रिफॉर्म, अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर चेंज नहीं होना चाहता, देन व्हाट, हाउ विल यू डू? तो अब हम इसी चीज को देखते हैं। द Constitution was amended to prevent elected MLA and MP from changing parties. This was done because many elected representative was indulged in defection in order to minister or for cash rewards. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान में इस बात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो इलेक्टेड एमएलए हैं, जो इलेक्टेड एमपीज है, वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ मतलब अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ दिस वाज डन मैनी इलेक्टेड ये इसलिए किया गया है क्योंकि कई जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे वो इस तरीके के डिफेक्शन में इन्वॉल्व थे। क्यों? ताकि वो मिनिस्टर बन सके, ताकि उनको कैश रिवॉर्ड मिल सके। नाउ डिफेक्शन का मतलब क्या था? डिफेक्शन का मतलब ये होता है जब आप इलेक्ट हो चुके हैं, जब आप संसद में जा चुके हैं, तब आप डिसाइड करते हैं कि आपको अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना है, ठीक है। इसको कहा जाता है डिफेक्शन। मतलब चेंजिंग पार्टी अलायंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू अ डिफरेंट पार्टी। मतलब जब आप जिस आप पार्टी में थे वहां से आप इलेक्ट हो गए, ठीक है, वहां से आप इलेक्ट होकर जीत गए, उसके बाद आपने अपनी पार्टी चेंज कर दी, इसको कहते हैं डिफेक्शन। सपोज दो पार्टी कांग्रेस एंड बीजेपी, आपने कांग्रेस से लड़ी, ठीक है, आप कांग्रेस के टिकट पे लड़े, आप जीत गए, ठीक है, आप संसद में पहुंच गए। लेकिन जब आप जीत के संसद में पहुंचे तो आप मिनिस्टर बनने के लालच में या तो कैश रिवॉर्ड के लालच में आपने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, आपने बीजेपी का साथ छोड़ लिया, तो इसको कहते हैं डिफेक्शन। नाउ द लॉ सेज दैट इफ any MLA or MP changes party, he or she will lose the seat in the legislature. तो लॉ ये कहता है कि अगर कोई MLA और MP अपनी पार्टी चेंज करता है इस दौरान, तो वो अपनी सीट लेजिस्लेशन में खो बैठेगा। दिस न्यू लॉ हैज हेल्प्ड ब्रिंग डिफेक्शन डाउन। तो इस लॉ ने कहीं ना कहीं डिफेक्शन को घटा दिया। एट द सेम टाइम दिस हैड मेड एनी डिसेंट इवेंट मोर डिफिकल्ट। तो मतलब इसी समय मतलब जितने भी डिसेंट हैं, मतलब इस चीज को बहुत ही डिफिकल्ट कर दिया। MPs एंड MLA हैव टू एक्सेप्ट वेदर द पार्टी लीडर डिसाइड। मतलब अब क्या होता है कि अब MP और MLA जो कहे, MP और MLA जो पार्टी लीडर कहे, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा,
उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब वो अपनी मर्जी से अब चेंज नहीं कर सकते। कभी कभी पार्टीज गलत फैसले लेती है तो एमपी और एमएलए चेंज होने की सोचते हैं, बट अब इस लॉ के जरिए वो चेंज नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट पास्ड ऑन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल। तो सुप्रीम सेकंड पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर पास किया, जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है मनी और क्रिमिनल्स का इलेक्शन पे, उसको रिड्यूस करने के लिए। नाउ इट्स मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट contest election to file an affidavit, give details of his property and criminal cases pending against him. Now अब जितने भी लोग जो इलेक्शन लड़ते हैं उनके लिए ज़रूरी हो गया कि वो एफिडेविट फाइल करें अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल के बारे में, अपने कितने क्रिमिनल केस पेंडिंग पड़े उसके बारे में। दिस सिस्टम मेड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू पब्लिक। नाउ ये जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कई जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक के लिए अवेलेबल कर दी है, बट देयर इज नो सिस्टम टू चेक इफ द, पर यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि इस इंफॉर्मेशन को चेक किया जा सके कि ये सही है कि गलत, ठीक है ना। बट इसके बावजूद भी जो इन्फ्लुएंस है रिच, yet we do not know if it's had lead, मतलब इसके बावजूद हमें ये नहीं पता है कि जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है अमीर और क्रिमिनलों का पॉलिटिक्स पे, वो डिक्लाइन हुआ है, घटा है कि नहीं। थर्ड पॉइंट है, द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डिनरी order making it necessary for political party to hold their organization election and file their income tax return। तो इलेक्शन कमीशन ने एक और ऑर्डर पास किया जहां पर उन्होंने ये कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन करने चाहिए और इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। द पार्टी हैव स्टार्टेड डूइंग सो, तो पार्टी ने करना भी शुरू कर दिया, बट कभी कभी क्या होता है, ये एक फॉर्मेलिटी की तरह, यहाँ पर क्लियर नहीं है कि अगर इस तरीके के जो स्टेप्स हैं कहीं ना कहीं ग्रेटर इंटरनल पॉलिटिक डेमोक्रेसी leads in political party. Besides these, many suggestions are often made to reform politics। इसके अलावा कई सजेशन दिए गए हैं पॉलिटिकल पार्टी के रिफॉर्म के लिए। पहला है, ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ए लॉ बनाया जाना चाहिए, एक इस तरीके का कानून बनाया जाना चाहिए जहाँ पे जो इंटरनल अफेयर है पॉलिटिकल पार्टी के उसको रेगुलेट किया जा सके, मतलब ये मैंडेटरी या कंपलसरी किया जा सके पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि वो अपने मेंबर्स के जो रजिस्टर, मतलब एक रजिस्टर मेंटेन कर सके अपने मेंबर को लेकर, मतलब इट फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर सके, अपनी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बना सके, जज की मतलब एक जज की तरह एक्ट कर सके, अपने पार्टीज के अंदर जो झगड़े हो रहे हैं उसको उस दौरान मतलब वो अपने मतलब हाई पोस्ट के लिए इलेक्शन अपहोल्ड कर सके। सेकंड जो पॉइंट है, इट शुड बी मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू गिव ए मिनिमम नंबर ऑफ टिकट। ये चीज़ और मैंडेटरी करनी चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कम से कम टिकट्स जनता को प्रोवाइड कर सके, कम से कम 1/3 जो टिकट है वो अपने वुमेन कैंडिडेट्स को प्रोवाइड कर ले। सिमिलरली जो वुमेन का कोटा है डिसीजन मेकिंग में वो भी पार्टी डिसाइड करे। इसके अलावा देयर शुड बी ए स्टेट ऑफ फंडिंग इलेक्शन, मतलब यहाँ पर एक स्टेट फंडिंग इलेक्शन भी होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड गिव पार्टी मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट को पार्टी को पैसा देना चाहिए जो कि उनके इलेक्शन एक्सपेंसेस को सपोर्ट कर सके। दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड, तो ये जो सपोर्ट है ये काइंड में भी होना चाहिए, जैसे कि पेट्रोल दे दे, पेपर दे दे, टेलीफोन्स दे के बिल पे कर दे, और या फिर कैश में होना चाहिए, जैसे कि वोट सिक्योर करने के लिए बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन लास्ट इलेक्शन। These suggestions have not yet been accepted by political parties। तो ये जो suggestions हैं ये political parties द्वारा accepted नहीं किए गए। If and when they are accepted, these could lead to some improvement। अगर और कभी अगर ये स्वीकारे गए पॉलिटिकल पार्टी से तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बट वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट लीगल सोल्यूशन टू पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, मतलब तो हमें इस बात से बड़ा केयरफुल होना चाहिए कि जो ये लीगल सोल्यूशन है पॉलिटिकल प्रॉब्लम के उसके हिसाब से हमें बड़ा सतर्क रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, ओवर रेगुलेशन करते हैं, अगर हम पॉलिटिकल पार्टी को ओवर रेगुलेट कर दे तो ये काउंटर अटैक ना कर दे। दिस वुड फोर्स ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टू फाइंड ए वे टू चीट लॉ। तो अगर उन पर ज़्यादा ही दबाव डाल दें, ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे पॉलिटिकल पार्टीज पे, तो वो नए तरीके ढूंढ लेंगे कानून को चीट करने के, और वो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस तरीके, पहली बात तो पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके के कानून को पास ही नहीं होने देंगे।
देयर आर 2 अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टी कैन बी रिफॉर्म। तो यहाँ पे 2 और ऐसे तरीके जिसके जरिए पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म होती। वन पीपल कैन नॉट पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो कोई भी है वो पहले बात पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर नहीं डाल सकता है, ठीक है। नाउ दिस कैन बी डन थ्रू पेटिशन, पब्लिसिटी एंड एजिटेशन। ये कैसे किया जा सकता है? पेटिशन, पब्लिसिटी और एजिटेशन के ऑर्डिनरी सिटीजन, प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट एंड मीडिया कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस। आम जनता है, प्रेशर ग्रुप है, जो आंदोलन है, जो मीडिया है, वो इस चीज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इफ पॉलिटिकल पार्टीज फील दैट दे वुड लूज सपोर्ट बाय नॉट टेकिंग अप रिफॉर्म, दे वुड बिकम मोर सीरियस अबाउट रिफॉर्म। अगर पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा महसूस होने लगेगा कि अगर वो रिफॉर्म नहीं लेती हैं तो वो सब पब्लिक सपोर्ट लूज कर देंगे, तो वो रिफॉर्म के बारे में बहुत सीरियस हो सकते हैं। दूसरा तरीका है पॉलिटिकल पार्टी इम्प्रूव इफ दोज हु wants this join political party। दूसरा तरीका है कि अगर हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी इम्प्रूव हो, तो जो चाहते हैं कि इस तरीके का रिफॉर्म हो वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लें। तो इससे क्या होगा, जो क्वालिटी है डेमोक्रेसी की वो इम्प्रूव होगी। इट इज़ डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स इफ ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट टेक पार्ट इन इट। तो मतलब ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा एक पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करना अगर आम जनता हिस्सा नहीं लेगी, सिर्फ बाहर से क्रिटिसाइज करेगी पर हिस्सा नहीं लेगी, तो हम रिफॉर्म कैसे करेंगे राजनीति को। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाय मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स। तो जो प्रॉब्लम है, जो खराब पॉलिटिक्स का जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कैसे होगी? वो सॉल्व होगी अगर हम अच्छे और बेटर पॉलिटिक्स करें, ठीक है। हेयर वी एंड दिस चैप्टर। यहाँ हम अपना चैप्टर खत्म कर दें। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। Please subscribe my channel and do comment on my channel. Have a good day.